अगले महीने को ये 5 तारीख को दिल्ली विधानसभा के चुनाव हैं और आज मैं दिल्ली की जो सबसे पॉपुलर बार एसोसिएशन है, शाहदरा बार एसोसिएशन, उसके मेंबर्स जो एडवोकेट्स हैं, मैं उनसे बात करूंगा कि उनकी क्या ओपिनियन है, उनकी क्या डिमांड्स है, लॉयर्स क्या चाहते हैं कि जो आने वाले विधानसभा चुनाव है उसमें लॉयर्स को क्या चाहिए, इस विषय पे मैं बात करूंगा। मेरे साथ करकरडुमा कोर्ट के लॉयर्स हैं मनीष पांडे जी। पांडे जी, आप बताएं कि जो 5 तारीख को विधानसभा चुनाव है वो किस आधार पे आप वोट करेंगे? हमारा आधार तो यही रहेगा कि जो जनता के लिए और विशेषकर वकीलों के लिए, हम तो एडवोकेट्स हैं तो एडवोकेट्स की फेवर की बात करेंगे। जो एडवोकेट्स को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटेक्शन दे, जैसे काफ़ी लंबे समय से एडवोकेट्स प्रोटेक्शन एक्ट पेंडिंग है, बिल पेंडिंग है पार्लियामेंट में, लेकिन वो टेबल नहीं हो पा रहा है। तो हमारी पहली डिमांड तो ये रहेगी कि जो एडवोकेट्स प्रोटेक्शन बिल है वो पार्लियामेंट में टेबल करे गवर्नमेंट, सेंट्रल जैसे गवर्नमेंट। पांडे जी आप कह रहे हैं कि पार्लियामेंट में जो एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट है उसको टेबल करे, लेकिन दिल्ली विधानसभा चुनाव में इस मुद्दे का कितना इम्पैक्ट होगा? क्योंकि दिल्ली जो है एक यूटी है और जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 239 ए है वो ये स्पष्ट कहता है कि कोई भी यूटी को बहुत लिमिटेड पावर होता है इन सब चीज़ों में। मैडम, आप इस पर क्या कहना चाहेंगे कि जो एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट है वो आज की डिमांड है, जिस प्रकार से देश भर में रोज कुछ ना कुछ खबरें आती है कि लॉयर्स पे, उनकी फैमिली पे, क्योंकि बहुत सेंसिटिव वर्क है, एक लॉयर का जो जॉब है हमेशा थ्रेट परसेप्शन बहुत ज़्यादा होता है। तो आप क्या कहना चाहेंगे कि जो ये थ्रेट परसेप्शन है और जो लगातार लॉयर्स पे हमले हो रहे हैं, उनका मर्डर हो रहा है, आपने दिल्ली एनसीआर में भी लगातार देखा कि कई बार ऐसी घटनाएं हुई, तो सरकार, दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार कैसे कोऑर्डिनेट करके दिल्ली के लॉयर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए इस कानून को पार्लियामेंट में टेबल करें? सर, मेरा सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी, एडवोकेट अनीता मीरा हूँ, करकरडुमा कोर्ट से। यहाँ एज ए सेक्रेटरी कंटेस्ट भी कर रही हूँ और मेरा मुद्दा सबसे ज़्यादा इसी बात को लेके है कि जब तक हमारी लाइफ ही सिक्योर नहीं है, हम आगे बाकी जितनी भी फैसिलिटीज़ मिले उनका कोई यूज़ नहीं कर सकते। एडवोकेट जो एक घर से निकलता है तो वो एक अनसेफ एनवायरनमेंट लेके निकलता है, क्योंकि उसे पता ही नहीं है कि घर वापस आएगा भी या नहीं आएगा, क्योंकि उसके पास जो मैटर्स है क्रिमिनल भी है, सिविल भी है। और हमारे जितने भी लिटिगेशंस हैं उसमें हमारी राइवलरी हमेशा अपोजिट काउंसिल्स के जितने भी साथ लोग होते हैं उनके साथ ऑटोमेटिकली क्रिएट होती है, चाहे हम डायरेक्टली उन लोगों के साथ कनेक्ट नहीं है, लेकिन फिर भी हम उस चीज़ में आ जाते हैं। और उसके लिए गवर्नमेंट जो आज तक सोई ही हुई है, आपने देखा होगा, जैसे अभी मेरे कलीग्स बता रहे हैं कि ऑलरेडी बहुत सारे इंसिडेंट हो रहे हैं। अभी जस्ट करंट अभी इन्हीं दिनों की सिचुएशन में तमिलनाडु साउथ की साइड में मर्डर हुआ है, बट स्टिल कोई एक्शन नहीं लिया गया। लेडी एडवोकेट पंजाब में जिनको इतना मिसबिहेव हुआ, पुलिस स्टेशन गया। हम एडवोकेट, आप नॉर्मल पब्लिक तो छोड़िए, हम एक पुलिस स्टेशन में भी जाके अपना लिए सेफ एनवायरनमेंट नहीं देख रहे हैं। तो हमें खाली एक जगह की नहीं ज़रूरत है, हमें ऑल ओवर इंडिया की ज़रूरत है, क्योंकि हमारे ट्रैवल केसेस के रिगार्डिंग हर जगह है। कई सारी राज्य सरकारों ने जो है एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट पे इनिशिएट करना शुरू किया, जैसे राजस्थान ने, झारखंड ने, बिहार ने। तो इन राज्यों में गवर्नमेंट तो इनिशिएट कर लेती है, लेकिन वहाँ की जो विधानसभा है वहाँ पे ये कानून नहीं पास हो पाते हैं। जबकि देश में कोई भी कानून बनता है तो बिना लॉयर की सहमति और बिना लॉयर के आप कोई कानून बना ही नहीं सकते हो। डॉक्टरों के लिए प्रोटेक्शन है, पार्लियामेंट्रियंस के लिए प्रोटेक्शन है, पुलिस के लिए प्रोटेक्शन है, जुडिशियल ऑफिसर्स के लिए प्रोटेक्शन है, लेकिन लॉयर्स जो कोर है, जो पूरे सिस्टम में एक बहुत बड़ा बैकबोन है, उसके प्रोटेक्शन के लिए लॉयर्स स्ट्रगल कर रहे हैं। ये ऐसा नहीं लगता जनता के बीच में कि जो खुद दूसरों को सुरक्षा दे रहा है वो अपनी प्रोटेक्शन के लिए कई वर्षों से लड़ रही है। उसका कारण एक यही है कि यहाँ पे हम कहीं हम अपने आप में, अपने सिस्टम में वीक है, कि हमारी यूनिटी कहीं ना कहीं ब्रेक हो रही है। हम ऑल ओवर इंडिया में अगर एक अच्छी मुहिम स्टार्ट करें और सभी लोग कनेक्ट हो, सारे बार्स की जरूरत है, खाली एक बार का पर्टिकुलर ये प्रॉब्लम नहीं है, ये सारे ऑल ओवर इंडिया के बार्स, इसमें खाली ये भी नहीं कि डिस्ट्रिक्ट बार्स, इसमें चाहे हाई कोर्ट बार्स है, सुप्रीम कोर्ट बार्स है, इनको सबको मिलके अपने लिए डिमांड क्रिएट करना पड़ेगा। और जब तक हम पूरी एक यूनिटी नहीं दिखाएंगे, इस इशू का सोल्यूशन हो ही नहीं सकता, क्योंकि अलग अलग ब्रेक होने के बाद वो एक मुद्दा एक लिमिट तक ही जाता है, उसके बाद वो स्ट्राइक खत्म हो जाती है, फिर नया इशू आ जाता है, हम उधर डाइवर्ट हो जाते हैं।
जाते हैं, जिसकी वजह से फाइनल कुछ भी हमारे हाथ में नहीं आ पा रहा है। और इसके अंदर पांडे जी, मैडम कह रही है कि जो लॉयर्स प्रोटेक्शन एक्ट है उसमें कहीं ना कहीं लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन है अक्रॉस द कंट्री, पैन इंडिया कोऑर्डिनेशन नहीं बन पा रही लॉयर्स के बीच में। और अभी दिल्ली का चुनाव है और दिल्ली के चुनाव में आम आदमी पार्टी ये कहती है कि जो लॉयर्स है वो उनका कोर वोटर है। जिस प्रकार से 2013 के चुनाव में और 2014 चुनाव और 2019 के चुनाव में आम आदमी पार्टी ने जो मुहिम चलाई किरण बेदी के खिलाफ, तो लॉयर्स ने ईगो पे ले लिया था, क्योंकि किरण बेदी के साथ एक एपिसोड जुड़ा हुआ था 30 हज़ारी कोर्ट का, और लॉयर्स ने ही कैंपेन किया और आम आदमी पार्टी को सत्ता में लाने के लिए लॉयर्स का बहुत बड़ा रोल रहा और आम आदमी पार्टी इस मुद्दे को लपक ली। अब इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी क्या लॉयर्स को लुभाने में अभी तक सफल हो पाई? आप भारतीय जनता पार्टी से एफिलिएटेड भी हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि अभी जो दिल्ली के चुनाव प्रभारी वैजयंत जी पांडे जी आए थे, तो हमारी उनसे मीटिंग हुई थी। उन्होंने हमसे सजेशन मांगे थे कि आपके क्या सजेशन है। तो मैंने उनके सामने भी ये बात रखी थी कि जो बीजेपी का जो घोषणा पत्र आने वाला है उसमें एक घोषणा ये भी होनी चाहिए कि एडवोकेट्स के लिए ऑल ओवर इंडिया लेवल पे सोशल सिक्योरिटी जो मेडिक्लेम है और लाइफ इंश्योरेंस है वो ऑल ओवर इंडिया लेवल पे सेंट्रल गवर्नमेंट कोई ऐसा प्रोविज़न लाए, अपने घोषणा पत्र में शामिल करें, जिससे कि अगर गवर्नमेंट दिल्ली में भी बनती है तो दिल्ली के एडवोकेट्स को भी बेनिफिट मिलेगा उसका, और वो आगे चल के पूरे ऑल ओवर इंडिया लेवल पे उसका बेनिफिट एडवोकेट्स को मिलेगा। जैसा कि आप कह रहे हैं कि इंश्योरेंस पॉलिसी जो है वो अक्रॉस द कंट्री के लिए लॉयर्स के लिए होना चाहिए। दिल्ली गवर्नमेंट ऑलरेडी मेडिक्लेम पॉलिसी और पर्सनल लाइफ का एक प्लान लॉयर्स को देती है, लेकिन उसमें भी एक बहुत बड़ी जो है बाधा है, वो ये है कि केवल अगर आप दिल्ली के वोटर हैं तभी आप बेनिफिशियरी हो सकते हैं, अदरवाइज नहीं। मैं आपसे जानना चाहूँगा वकील साहब कि वो पूरा प्लान क्या है गवर्नमेंट का और क्या उसमें डिस्प्यूट है और कौन बेनिफिशियरी बन पा रहा है उसमें? उसके अंदर जो दिल्ली का नागरिक है सिर्फ उसको ही बेनिफिट मिल पा रहा है उस चीज़ का, बाकी जो दिल्ली में रजिस्ट्रेशन है उन्हीं को मिल पा रहा है, बाकी बाहर के लोग जो हैं एडवोकेट्स हैं उनको उस चीज़ का बेनिफिट नहीं मिल पा रहा है। मैं आपसे एक सवाल जानना चाहूँगा कि जैसा कि अभी सर ने बताया कि जो दिल्ली में वोटर है उसको उस स्कीम का लाभ मिल पा रहा है, लेकिन दिल्ली जो है वो केवल नेशनल कैपिटल कुछ इलाकों में सीमित है, उसके अलावा एनसीआर का एक बहुत बड़ा इलाका है, जैसे नोएडा हो गया, गाजियाबाद हो गया, फरीदाबाद हो गया, बल्लभगढ़ हो गया, बहुत सारे आसपास के इलाके हैं जहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ लॉयर्स जो दिल्ली में प्रैक्टिस करते हैं और बार काउंसिल ऑफ दिल्ली में इनरोल्ड है, वो इस स्कीम में कवर्ड नहीं है। वो एक बहुत बड़ा इशू है और लॉयर्स के बीच में भी आपस में एक कहे तो कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति हो जाती है कि भाई आप मेरे लिए फाइट नहीं कर रहे हो। लीडर्स को कहते हैं कि आखिर इस स्कीम में इतना कॉम्प्लिकेशन क्यों है, उस पर आप क्या कहते हैं? सर मेरा कहना है एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट जो है ये पूरे सभी एडवोकेट, एक तो ये लागू होना चाहिए एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट, दूसरा जो ये मेडिकल जो इंश्योरेंस है ये भी सभी को मिलना चाहिए। एडवोकेट तो सभी होते हैं, दिल्ली और एनसीआर और ऑल ओवर इंडिया सभी को मिलना चाहिए, और बाकी हमारी छोटी छोटी नीड होती हैं वो भी फुलफिल होनी चाहिए। बस बेसिक छोटे छोटे क्वेश्चन है हमारे। मैडम, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर एक बहुत बड़ा इशू है दिल्ली में, जो कोर्ट्स हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स और जो बहुत सारे ट्राइब्यूनल्स हैं, यहाँ पे मल्टीपल ट्राइब्यूनल्स हैं क्योंकि देश की राजधानी है, तो यहाँ पे नए कोर्ट्स नहीं, नई बिल्डिंग, लॉयर्स के लिए चैम्बर नहीं है, लॉयर्स के लिए सीट नहीं है, 1.5 लाख से अधिक करीब यहाँ पे लॉयर्स जो हैं जो इनरोल्ड है वो प्रैक्टिस में है। समस्या ये होती है कि कोर्ट्स में उनके बैठने की जगह नहीं। सबसे बड़ा इशू है इस बात पे। इस बात पे तो मैं बहुत ज़्यादा ध्यान खींचना चाहती हूँ कि दिल्ली के अंदर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के अलावा हाई कोर्ट, इवन ये नहीं कहा जाएगा कि खाली डिस्ट्रिक्ट में ये इशू है, चैम्बर्स की सिटिंग की इशू तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी है, क्योंकि जितने एडवोकेट्स हैं उसके अकॉर्डिंगली इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप नहीं किया गया, उसको एक्स्ट्रा इम्प्रूव नहीं किया गया है। अभी एक सिंपल सी डिस्ट्रिक्ट की बात ही कही जाए, कोर्ट्स तो इन्होंने बहुत बनाई है, अभी भी राउज एवेन्यू कोर्ट बनी है बट चैम्बर्स नहीं है। अभी भी हमारे साथ में शास्त्री पार्क की कोर्ट्स आ रही है, हमारे सामने अपोजिट में कोर्ट बिल्डिंग बन रही है बट चैम्बर ब्लॉक का कोई प्रोविज़न नहीं है। तो इसका रीज़न क्या है कि हमारी जो कमेटीज़ हैं उनकी तरफ से वीकनेस है,
जो हम अपनी डिमांड्स वहाँ तक नहीं दे रहे हैं कि हमें इतने बेसिक स्ट्रक्चर की ज़रूरत है एडवोकेट्स के लिए। और सबसे बड़ा इशू अब जो आ रहा है कि सब कुछ ऑनलाइन है, सब कुछ एडवांस टेक्नोलॉजी पे आ गया, पेपरलेस हो गया, लेकिन अभी भी इंफ्रास्ट्रक्चर में इतने सारे लैकुनास हैं कि अगर आपको वीसी करना है या फिर किसी से डायरेक्ट आपको कोर्ट पे कनेक्ट करना है तो आपके पास आपका सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये आता है कि आप वहाँ पर कनेक्ट ही नहीं हो पाते। क्यों? क्योंकि आप उस सिस्टम में वहाँ फैसिलिटीज प्रोवाइड नहीं करा रहे हैं। बिल्डिंग्स जो हैं अभी भी वहाँ एक वाईफाई की आप प्रोविजंस सवाल नहीं उठा है। रही है कि इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ बिल्कुल। साथ जैसे कि हाइब्रिड मोड हाइब्रिड मोड बिल्कुल नहीं हो पाया है मैं अभी खुद तक, ऑब्जर्व करता हूँ कि कि हम जैसे लोग- हाइब्रिड मोड में कोर्ट तो शुरू हो गई है, लेकिन लेकिन आज भी हिंदुस्तान में लॉयर्स सारे उतने पैसे वाले नहीं है कि वो अपने लिए कोई स्पेसिफिक डेजिग्नेटेड जगह अपने घर में बना ले और वहाँ से वीसी में वो अपीयर हो। सब लॉयर के पास इसमें एक अब सवाल ये उठता है कि जो हमारी बार है, जो गवर्नमेंट है, कोई ऐसी डेडिकेटेड जगह क्यों नहीं बनाती जहाँ पे एक इन हाउस हंड्रेड्स ऑफ लॉयर को बैठने की जगह हो, नेट की सुविधा हो, चेयर्स हो और वो वर्चुअली वहाँ से भी बैठ के कोर्ट में अपीयर हो। यस, ये फैसिलिटी हर डिस्ट्रिक्ट वाइज करनी पड़ेगी। रीज़न क्या है कि हम लोग जैसे एक एडवोकेट है, उसके पास एक दिन में एक मैटर नहीं है, उसके पास डिफरेंट कोर्ट के मैटर्स है। वो एक जगह पे कई बार अवेलेबल नहीं होता तो दूसरी जगह से कनेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन उसके साथ सिचुएशन क्या आती है, उस जगह पे उसके पास ना तो चैम्बर है, ना सिटिंग है, ना वहाँ का एटमोसफियर है। तो हमें हर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के अंदर क्या, हाई कोर्ट के अंदर क्या, ये फैसिलिटीज़ एडवोकेट्स के लिए कि एक स्पेस ऐसा क्रिएट किया जाए, एक हॉल जिसमें केबिन सिस्टम हो, जहाँ पे कि एक साइलेंस और एक वाईफाई सिस्टम, ताकि इजीली कनेक्ट कर सके। जो ये हमारा हाइब्रिड सिस्टम है, इसके अंदर जो फेल्योर है वो यही है कि एडवोकेट्स करना भी चाहें तो उसके ऊपर स्ट्रिक्टनेस तो बहुत है, एडवर्स ऑर्डर भी होता है। क्यों? क्योंकि आप एक प्रॉपर एटमॉस्फेयर से वीसी कनेक्ट नहीं कर रहे हो तो आपके ऊपर ऑब्जेक्शन आता है। लेकिन एडवोकेट का क्या इशू है, एक टाइम में 4 कोर्ट्स में मैटर होता है तो उसे चलते चलते भी वीसी कनेक्ट करना पड़ता है। कई बार वो रास्ते में कहीं पे रुक के करता है, कई बार गाड़ी में से करने की कोशिश करता है ताकि उसका मैटर मिस ना हो, क्योंकि बेसिक नीड तो इनकम है और वो अगर एक ही मैटर के लिए जाएगा तो वो सारे मैटर्स को कैसे कर पाएगा। तो इस चीज के लिए गवर्नमेंट्स को, स्पेशली सेंट्रल गवर्नमेंट, एक बहुत बड़ी समस्या है और बहुत सालों से डिमांड चली आ रही है और कई स्टेट गवर्नमेंट जो न्यू एडवोकेट्स होते हैं उनको स्टाइपेंड देती है। तो क्या आपको नहीं लगता कि ये दिल्ली चुनाव में इस बार जो है एक मुद्दा होना चाहिए और लॉयर्स के लिए, खास करके जो यंग लॉयर्स हैं? उनके देखिए एडवोकेसी में 4-5 साल आपको कोर्ट समझने में टाइम चला जाता है कि कौन सी कोर्ट कहाँ है, बहुत सारी बेसिक चीज़ें हैं। और 4-5 सालों में जो फ्रेश लॉ ग्रेजुएट आते हैं उनके पास उनकी फाइनेंशियल स्थिति उतनी अच्छी नहीं होती है कि वो बहुत आसानी से अपने सर्वाइवल के लिए, अपने लिए, जैसे कि हाइब्रिड मोड आप कह रही हैं, बिल्कुल उसके हाइब्रिड लिए। मोड में वो इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर पाए। तो वैसे लॉयर्स के लिए कोई स्टाइपेंड की व्यवस्था क्या आप लोग चाहती हैं कि इस बार के चुनाव में दिल्ली गवर्नमेंट जो भी पार्टी सत्ता में आए दिल्ली में, वो इन सब बातों को ध्यान दे और उनके लिए कुछ व्यवस्था बनाई जाए? सर 3 डिमांड्स बेसिकली मैं जिस पे फोकस कर रही हूँ, मेरा फर्स्ट डिमांड ही स्टाइपेंड है कि मैं गवर्नमेंट पॉलिसीज़ में वो सिस्टम आना चाहिए। ये खाली है कि दिल्ली के लिए क्या, हर गवर्नमेंट के लिए ज़रूरी है कि जो फ्रेश एडवोकेट्स आते हैं उनके पास बेसिक नीड्स के लिए फुलफिल करने के लिए इतना मनी नहीं होता कि वो सर्वाइव कर सके। ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल में वो ब्रेक हो जाते हैं, कई लोग तो रिटर्न भी हो जाते हैं। रीज़न यही है, उनके पास कहीं पे सिटिंग नहीं है, उनके पास इनकम नहीं है, ट्रैवलिंग चार्ज नहीं वो कवर कर पाते हैं। तो स्टाइपेंड के साथ सेकंड मुद्दा है सिटिंग एंड चैम्बर्स, सीट्स। एटलीस्ट जो फ्रेश एडवोकेट्स आते हैं उनके लिए इमरजेंसी के लिए मीटिंग प्लेस एक हो, ताकि वो छुटपुट कोई काम करना है या क्लाइंट से मिलना है तो एक स्पेस उनके लिए भी क्रिएट हो। थर्ड जो मेरा आ रहा है कि बिल्कुल ओल्ड एज सीनियर एडवोकेट्स हैं उनके लिए भी गवर्नमेंट सोचे। क्यों? क्योंकि एक एज के बाद वर्क करना बहुत मुश्किल हो जाता है इस प्रोफेशन में, क्योंकि ये वर्क ऐसा है जिसमें एक जगह बैठ के कोई भी वर्क नहीं कर सकता। तो उस मोमेंट के लिए जब पांडे बाकी जी, सबके आप लिए है, मैं जानना चाहूँगा कि जो 2025 का चुनाव है दिल्ली का, वो एक टफ बैटल ग्राउंड है पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में। बहुत इजी नहीं है पॉलिटिकल पार्टियों के लिए चुनाव जीतना इस बार, और लॉयर्स बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। नेशनल कैपिटल की राजधानी जो दिल्ली है, वहाँ पे लॉयर्स का, आप ये समझ लें कि लॉयर्स की मूवमेंट जिस पार्टी की तरफ है उसकी सरकार बन जाती है। और आप खुद पॉलिटिकल पार्टी के साथ एफिलिएट हैं, तो जो मैडम डिमांड उठा रही है या जो लॉयर्स और हमारे साथ हैं, उनका जो कंसर्न है कि ये चीज़ें जो है पॉलिटिकल पार्टियां और सरकार ध्यान दे, आप क्या कहना चाहेंगे?
मैं भी यही कहना चाहूँगा कि जो जैसे अभी देख रहे हैं कि जो भी पार्टियां दिल्ली में कंटेस्ट कर रही हैं, वो एक तरह से लेडीज को ना बस एक कुछ सिलेक्टेड कैटेगरीज को और लुभाने की एक तरह से बोली सी लगा रही हैं कि हमारी सरकार आ गई तो पहले आप पार्टी के मुखिया ने कहा कि 1000 रुपये महिलाओं को जो दिया जाता था उसको अगर हमारी सरकार आ गई तो 2000 करेंगे। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि 10 साल से जब उनकी सरकार थी 2 टर्म, तो उस दौरान क्या किया उन्होंने? क्या वो 1000 रुपये हर लेडीज़ को मिले? तो वो उनका खाली एक स्पेशल कैटेगरी, विशेष कैटेगरी के लोगों के लिए सिर्फ इलेक्शन के टाइम में ही घोषणाएं करना होता है, लेकिन जब मैं गवर्नमेंट आपको बन रोकना जाती है। चाहूंगा कि देखिए फ्री वीज की बात होती है नहीं, मैं फ्री बीज की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ महिलाओं की उसके ऊपर बात कर रहा हूँ कि जब उनकी सरकार दिल्ली में 10 साल से थी, तब क्यों नहीं उनको याद आई इस बात की कि महिलाएं पहले से दिल्ली में थी ना। पंजाब में उनकी गवर्नमेंट बनी, उन्होंने वादा किया था कि 1000 रुपये पर वो समय देंगे। क्या पंजाब की सारी महिलाओं को दे रहे हैं वो? तो फिर उसकी देखा देखी कांग्रेस ने भी अपने घोषणा पत्र में कह दिया कि हम 2500 देंगे। फिर बीजेपी का भी घोषणा पत्र आ रहा है, उसमें भी। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि सिर्फ वोट के लिए और लुभाने के लिए अपनी अलग अलग पार्टियां एक तरह से बोली सी लगा रही हैं कि हम महिलाओं को नहीं, इतने सब पार्टियां देंगे। लगा रही है, तो आपकी भी पार्टी तो लगा रही नहीं, है। हमारी पार्टी लगा रही है, लेकिन साथ में ये भी कह रही है कि गवर्नमेंट आ जाएगी तो हम इस तरह का वो करेंगे, माहौल क्रिएट करेंगे कि उनको सशक्त भी करेंगे, महिलाओं को उनके एजुकेशन पे और उनकी उस पर ज़्यादा फोकस किया जाएगा कि वो अब जो है रोजगार भी मिले उनको, साथ में साथ सबल बने और फाइनेंशियली भी एबल बने और सोशली भी एबल बने। जैसे आप लोग मुंबई गए होंगे, वहाँ रात को 2 बजे भी महिला कोई भी लड़की अकेले टैक्सी पकड़ के कहीं भी जा सकती है। मैं आपको तो इस सवाल दिल्ली में पे पांडे जी, मैं दिल्ली आपको में इस सवाल पे रोकना चाहूँगा, क्योंकि अगर आप बात कर रहे हैं सिक्योरिटी की, तो दिल्ली पुलिस आपके अंदर है और दिल्ली की सुरक्षा आपके अंदर है। और अगर आप 12 साल केंद्र में सरकार में हैं, उसके बाद भी अगर आप ये कह रहे हैं कि हम आने वाले टाइम में सशक्त करेंगे, तो आपको आम आदमी पार्टी तो ये कह सकती है कि ये तो मेरे जुरिडिक्शन में ही नहीं है। जुरिडिक्शन में मैं तो अब की बात कर रहा हूँ ना कि भाई पहले आई सरकार, बहुत सारी ये केंद्रीय सरकार ने हमारी बहुत सारी योजनाएं लेके आई, महिलाओं के लिए भी लेके आई, जैसे कि महिलाओं के लिए उज्ज्वला योजना लाई, या जो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम चल रही है कि मैं आपको दिल्ली पे लाना चाहूँगा, क्योंकि अभी दिल्ली का चुनाव और हम सारे दिल्ली में 26 BCD साल इनरोल्ड से- है, तो मैं 26 चाहूँगा साल कि लॉयर्स के लिए आपके पास जो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रही है मैडम, जो एमिनिटीज़ की बात कर रही है, जो सर्विसेज देने की बात कर रही है, जो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, जो प्रोटेक्शन की बात कर रही है, उस पर स्पेसिफिकली आप क्या प्लान लेके आ रहे हैं? इसमें हमारी अभी जो हमारे बार काउंसिल के चेयरमैन थे मदन कुमार मिश्रा जी, वो अभी राज्यसभा में नॉमिनेट किया है, जबकि वो भारतीय जनता पार्टी के मेंबर नहीं थे, लेकिन उनकी सर्विसेज को देख के, एडवोकेट्स के बीच में उनकी पॉपुलरिटी को देखते हुए, इतने सालों से वो बिहार के एक छोटे से गांव से आते और इतने सालों से हर बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन तक चुने जा रहे हैं, लगातार चुने जा रहे हैं। उसको ये देख के सेंट्रल गवर्नमेंट ने उनको अपनी तरफ से राज्यसभा के लिए नॉमिनेट किया, इसीलिए किया कि वो राज्यसभा में जाएं और एडवोकेट्स के बेनिफिट के लिए जो भी कार्य हैं, जो भी प्रोविज़न वो लाना चाहते हैं, जो अभी ये ड्राफ्ट में है मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस में पेंडिंग है, वो ड्राफ्ट तैयार हो रहा है, उसमें हमारे सजेशन, हमने भी सजेशन दिए हैं। मेरी अभी मीटिंग हुई थी, तो ये सारे जो भी मैडम ने मुद्दे उठाए, इंफ्रास्ट्रक्चर के, सोशल जस्टिस के, और इन सारे के ऊपर चर्चा हो रही है। अगर दिल्ली में हमारी दिल्ली एनसीटी में भी हमारी सरकार बनती है और सेंट्रल में भी है, तो डबल इंजन की सरकार अगर बनती है तो दोनों का सहयोग मिलेगा। तो इसमें अभी तो क्या है, दिल्ली चुनाव के बाद बार काउंसिल ऑफ दिल्ली
जो है वो डेट फिक्स कर चुकी है दिल्ली हाई कोर्ट की। सारे जो कोर्ट्स के बार एसोसिएशन है हाई कोर्ट तक वो सभी चुनाव होंगे। पहली बार दिल्ली के चुनाव में महिलाओं के लिए सीट आरक्षित की गई। फर्स्ट टाइम जो है दिल्ली के लॉयर्स के चुनाव में अपने आप में एक हिस्टोरिकल जजमेंट इसको आप कह सकते हैं कि हाई कोर्ट ने कंसीडर करते हुए, और जो बहुत लंबे समय से मांग थी। मैडम, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि इस बार के चुनाव में महिलाओं के लिए आरक्षण है, एक सीट रिजर्व है, 2 सीट 30% हाँ रिजर्वेशन 30% रिजर्व है। तो इस बार कितनी भागीदारी जो है महिलाओं की होगी, और आप खुद चुनाव लड़ने जा रही हैं, तो क्या आपके मन में क्या है कि मतलब एक जो लॉन्ग पेंडिंग डिमांड थी, और आप किस तरीके से जो महिला लॉयर्स जो खास करके लड़कियां बैचलर्स लॉ करके आती है, उनके लिए यहाँ परेशानी होती है। न्यू जो लॉयर्स, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, सफाई नहीं है, कोर्ट्स की स्थिति जो है इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में बहुत poor है। कोर्ट की स्थिति उतनी अच्छी नहीं है जितनी होनी चाहिए नेशनल कैपिटल की, अगर हम बात करें। आप उस पर क्या कहना चाहेंगे? सर, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगी, इस बात का तो मैं भी बहुत स्वागत कर रही हूँ और बहुत ज़्यादा इस बात के लिए हम लोग खुश हैं कि एक महिलाओं को 30% रिजर्वेशन जो कि अभी लेटेस्ट फाइनल हुआ सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, और जिसके लिए बहुत तहे दिल से हम शुक्रगुजार भी हैं। लेकिन उसके साथ साथ एक क्वेश्चन अभी भी रह गया है कि अभी तक जिन सीट्स पे रिजर्वेशन दिया गया है वो बिल्कुल हायर पोस्ट नहीं है, वो वाली पोस्ट नहीं है जहाँ पे डिसीजन मेकिंग होती है। वो प्रेसिडेंट की पोस्ट और सेक्रेटरी की पोस्ट पे आज भी हम स्टिल बैक पे हैं। आज तक दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के अंदर कहा जाए, या हाई कोर्ट में कहा जाए, या सुप्रीम कोर्ट में कहा जाए, तो आप बहुत रेयर टू रेयर केस में 1 या 2 बार के टेन्योर के अलावा कभी किसी महिला का प्रेसिडेंट या सेक्रेटरी पर कहीं किसी का वहाँ पे आना नहीं देखते हैं। तो इस बात से मैं थोड़ा सा बहुत ज़्यादा उस चीज़ को लेके चल रही हूँ कि हमें अपर पोस्ट पे भी एक रोटेशन वाइज महिलाओं को एक बार मौका देना बहुत ज़रूरी है, ताकि वो उस पोस्ट से डिसीजन मेकिंग वाला काम कर सके, ना कि किसी के अंडर में रह के प्रेशर में रहना पड़े हो।